वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेतों पर, यानी सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट इन केमिकल इक्वेशन। जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, उनके जो सिंबल होते हैं, संकेत जो होते हैं, वो किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस पर। ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कि मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं, भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं फिजिकल, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं? एक तो हो सकती है ठोस, सॉलिड, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड, ठोस। दूसरी हो सकती है द्रव, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। तीसरी हो सकती है गैस, GAS, गैस। और चौथा हो सकती है जलीय विलयन, जलीय विलयन। जल के अंदर सॉल्यूशन भी हो सकता है, विलयन भी हो सकता है। जलीय विलयन को अंग्रेजी में हम कह देते हैं एक्वियस, AQUOUS, एक्वियस। इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं AQ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में हम इन 4 भौतिक अवस्थाओं का, फिजिकल स्टेट्स का संकेत प्रदर्शित करते हैं। अगर हमको
ठोस के बारे में जानकारी देनी है, किसी के बारे में ये बताना है कि इसकी फिजिकल स्टेट जो है, इसकी जो भौतिक अवस्था ठोस है, तो हम एस का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट में एस लिख देते हैं। अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड बताना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में एल लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करना चाहें, गैस को प्रदर्शित करना चाहें, तो ब्रैकेट में उसके आगे जी लिख देते हैं। और यदि हम किसी के जलीय विलयन की बात करें, एक्वियस की बात करें, तो जलीय विलयन को प्रदर्शित करने के लिए ए क्यू ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है कि जो भी तत्व या यौगिक लिखा हुआ है वो ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। एल का मतलब होता है कि जो भी तत्व या यौगिक है वो लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में। जी का मतलब होता है कि जो भी तत्व या यौगिक है, कंपाउंड है, वो गैस अवस्था में है, ठीक है। और जलीय विलयन का मतलब जब एक क्यू लिखा हुआ हो तब ये पता चलता है कि जो भी तत्व यानी एलिमेंट या यौगिक कंपाउंड दिया गया है, प्रदर्शित किया गया है, वो एक्वियस पोजीशन में है, यानी जलीय विलयन की पोजीशन में। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये कोई रासायनिक समीकरण है, सी एफ ई प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक। अब इस रासायनिक समीकरण में हमें भौतिक अवस्थाओं को बताना, फिजिकल स्टेट्स को बताना। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसको हम बताएंगे इस तरह से कि 3Fe यानी फेरस आयरन जो ये सॉलिड अवस्था में, यहाँ पे एस लिख दिया, इसका मतलब ये सॉलिड अवस्था में। 4H2O इसको ब्रैकेट में हमने साथ में लिख दिया जी, यानी ये गैसीय अवस्था में है। इसके बाद में Fe3O4 ये जो है ये यहाँ लिख दिया एस, ये सॉलिड अवस्था में, प्लस H2, 4H2 के आगे हमने लिख दिया गैस जी, ये गैसीय अवस्था। इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर जो तत्व या यौगिक होते हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को, उनकी फिजिकल स्टेट्स को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण में, हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होता है, फिजिकल स्टेट्स को प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम अभिक्रियाओं के साथ में अभिक्रियाओं की परिस्थितियों को, जैसे ताप को, टेम्परेचर को, दाब, प्रेशर को, और उत्प्रेरक, मोटिवेटर, उत्प्रेरक जो होते हैं, उनको भी हम प्रदर्शित करते हैं। कहाँ प्रदर्शित करते हैं, जो अभिक्रिया का निशान होता है, जो तीर का निशान होता है, उसके ऊपर या नीचे की ओर प्रदर्शित करते हैं। कैसे, उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिख दें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है, प्लस हाइड्रोजन OH2, ये भी गैस है, इसकी पोजीशन दे दी स्टेट्स, ये 340 ATM एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिख दिया हमने, और फिर हमने लिख दिया CH3OH। ये जो हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तीर के ऊपर जो 340 ATM लिखा, ये इसका टेम्परेचर बता रहा है,
ठीक है। इसी तरह से किसी अभिक्रिया के अंदर हम सूर्य के प्रकाश को या उत्प्रेरक को भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी पोजीशन कैसी है, AQ लिक्विड है, AQ लिक्विड है, प्लस 12H2O, ये क्या है, ये भी लिक्विड है। AQ का मतलब लिक्विड नहीं, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन है, ठीक है। L ये लिक्विड है। ये सूर्य के प्रकाश है, सूर्य प्रकाश, या उत्प्रेरक जो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसकी उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज, C6H2O6, ये जलीय विलयन के रूप में है, प्लस 6O2, ये भी जलीय विलयन के रूप में है, AQ लिखा हुआ है, प्लस 6H2O, ये लिक्विड के रूप में, ठीक है। तो इस तरह कभी कभी रासायनिक जो समीकरण होते हैं इनके साथ में हम जो है टेम्परेचर, प्रेशर और उत्प्रेरक वगैरह को भी प्रदर्शित करते हैं। ये करते हैं हम जो भी अभिक्रिया का जो चिन्ह बना हुआ चीज़ उसके ऊपर और नीचे की ओर, ठीक है। अब हम आपको रासायनिक अभिक्रिया संबंधी एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, हमारा महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो क्या है, वो ये है, महत्वपूर्ण तथ्य के मुताबिक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय एक तत्व का, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु, एक तत्व का परमाणु ना तो बाहर से अंदर आता है ना अंदर से बाहर जाता है, ठीक है। यानी रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। पहली पॉइंट तो क्या है कि किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ठीक है। दूसरी बात, न तो कोई परमाणु मिश्रण में बाहर से आता है और न ही बाहर मिश्रण से जाता है। वास्तव में जब ना तो कोई एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता है, ना मिश्रण में कोई परमाणु आता है, ना मिश्रण से कोई परमाणु जाता है, तो सवाल उठता है कि आखिर नए नए पदार्थ बनते कैसे हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए नए पदार्थ आखिर बनते कैसे हैं। तो इसका महत्वपूर्ण कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण नए नए पदार्थ कैसे बनते हैं। इसका मूल कारण है परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थीकरण, परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थीकरण, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी नए नए जो पदार्थ बनते हैं उनका मूल कारण क्या होता है, परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थीकरण, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी परमाणु का पुनर्व्यवस्थीकरण कैसे होता है, दो प्रकार से हो सकता है।
पहला बॉन्ड फॉर्मेशन, BOND बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने से, आबंध बनने से, और बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड ब्रेकेज। नए नए पदार्थ कैसे बनते हैं? परमाणुओं के पुनर्व्यवस्थीकरण से। और पुनर्व्यवस्थीकरण कैसे होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन यानी आबंध, आबंध, बॉन्ड को बोलते हैं आबंध, आबंध निर्माण, फॉर्मेशन यानी निर्माण, और आबंध विघटन यानी आबंधों के टूटने से। ठीक है, यानी परस्पर आपसी आबंधों के बनने और टूटने से नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कुल मिला के बात ये, महत्वपूर्ण तथ्य हमारा ये है, वो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है और न ही कोई परमाणु मिश्रण के अंदर पहुंचता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के रीअरेंजमेंट के कारण, यानी परमाणुओं के जो बॉन्ड है उनके बनने और विघटन, टूटने के कारण नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। इस चैप्टर के अंदर हम कुल मिलाकर के 9 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। कितने प्रकार की अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे? 9 प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है ये, इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरी जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी जो अभिक्रिया है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, छठी अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया। उसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, रिड्यूसन और रिडॉक्स रिएक्शन। सातवीं है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आठवीं है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और नवीं है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के हम 9 प्रकार की अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संयोजन अभिक्रिया को। ठीक, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है
जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट्स यानी तत्व या यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी परिभाषा क्या हुई इसकी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण है कोयले का वायु में दहन, यानी बर्निंग ऑफ कोयल इन एयर। कोयले का वायु में दहन, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। जब हम कोयले का वायु में दहन करते हैं तो कैसे अभिक्रिया होती है? देखिए, कोयले को हम लिखते हैं कार्बन यानी सी से कार्बन सॉलिड होता है, इसलिए इसकी जो भौतिक अवस्था हमने एस से दर्शा दी। जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन का मतलब O2, O2 क्या है? एक गैस है, उसकी भौतिक दशा हमने ये दर्शा दी। अभिक्रिया करता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक गैस है। जब हम कोयले का वायु में दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं। रिएक्टेंट्स कितने हैं? दो। एक तो है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, CO2। इसलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, रिएक्टेंट्स मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल अणु के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में देखिए, एक जो रिएक्टेंट है, एक जो अभिकारक है, वो तो है हाइड्रोजन, इसके दो अणु, और ऑक्सीजन दूसरा है, इसके दो अणु। ये मिलकर क्या करते हैं? पानी बनाते हैं, जल का एक अणु H2O बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम गौर से देखें तो ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? H2 से पहले 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगी संतुलित अभिक्रिया H2H2 प्लस O2, और इधर इसमें भी हम 2 लगा देंगे आगे, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं। एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं, वो है जल का अणु। इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तीसरा उदाहरण है
कैल्शियम ऑक्साइड व जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम सामान्य भाषा में बिना बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम। इसका सूत्र क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड का? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड व जल की अभिक्रिया से दो रिएक्टेंट्स हैं। कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं? पहला रिएक्टेंट्स है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये पहला रिएक्टेंट है, ये ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं या क्विक लाइम भी बोलते हैं। और इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है जल यानी पानी। पानी को हम बोलते हैं H2O। और ये दोनों, पानी लिक्विड होता है, ये दोनों अभिक्रिया करके यानी दो अभिकारक हो गए, दो रिएक्टेंट्स हो गए। एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया पानी H2O। ये दोनों मिलकर के सिंगल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो सिंगल प्रोडक्ट कौन सा है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH और ये 2। इसकी स्थिति है, ये जलीय विलयन है, एक्यूएस, जलीय विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। ठीक है, ठीक है। मतलब ये है कि यदि मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल लेते हैं, CaO डाल लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं उसको डाल लेते हैं। और उसको डालने के बाद में उस बीकर के अंदर हम पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद में चूने का पानी बना लेंगे, उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है ये बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है इसको हम बोलते हैं हिंदी में बुझा हुआ चूना। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो बिना बुझा चूना, एक हो गया बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना हो तो कौन सा हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड ने जल से क्रिया कर ली, H2O से क्रिया कर ली, तो उसके बाद में जो उत्पाद बना वो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है। क्विक लाइम और सेल्फ लाइम। ठीक है, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि जो हम घरों में सफ़ेदी करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, इस सफ़ेदी के अंदर हम बुझे हुए चूने के पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की खासियत क्या होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इससे क्रिया करके क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की खास बात क्या होती है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है OH है, ये क्या करता है? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से CO2 इससे अभिक्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, यानी CaCO3 ये बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब था संगमरमर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और पानी का निर्माण होता है H2O। ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी खासियत क्या होती है कि
इसको हम सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसको सफ़ेदी के रूप में वाइट वॉश कर लेते हैं अपने, तो 2-3 दिन के बाद में क्या होता है, ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता रहता है और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का मतलब है मार्बल। जैसे मार्बल में चमक आ जाती है, इसी तरह से दीवारों पर भी इससे चमक आ जाती है। तो ये जो हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड की और जल की जो अभिक्रिया है, ये भी हमारी संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और जल ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की खासियत क्या होती है कि दो या दो से अधिक जो है रिएक्टेंट्स अभिकारक मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बाद में अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? पहली बात तो यह है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है, डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है, ये संयोजन अभिक्रिया की यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की विपरीत होती है। ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत पाकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट ऊष्मा पाकर या प्रकाश पाकर या फिर बिजली पाकर के, विद्युत पाकर के, इलेक्ट्रिसिटी पाकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अंग्रेजी में अगर हम इसको कहना चाहें तो इस तरह से कहेंगे कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड from form two or more than two products when heated or lighted is called decomposition reaction. ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल रिएक्टेंट एकल उत्पाद अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक। वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला उदाहरण हम ले सकते हैं, वो है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद। अगर हम फेरस सल्फेट लें और उसको गर्म करें तो जो उत्पाद बनते हैं, दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और दूसरा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन उत्पाद बनते हैं। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी सिंगल अभिकारक, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में उत्पाद बनाता है। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर फेरस सल्फेट वाले में हो रहा है, ये फेरस सल्फेट हमने लिया, फेरस सल्फेट लिया FeSO4 है ये, और इसको हमने जब ऊष्मा दी, ऊष्मा का चिन्ह उस पे अभिक्रिया के निशान के ऊपर प्रदर्शित करते हैं ऊष्मा वगैरह को हम। तो फेरस सल्फेट में जब हमने ऊष्मा दी
तो हमें 3 प्रकार के पदार्थ मिले, प्रोडक्ट मिले। कौन कौन से मिले? एक तो मिला Fe2O3, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। दूसरा हमें मिला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा हमें मिला SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तो गैस में है, गैसीय पोजीशन में है, ये सब गैस हैं। और फेरिक ऑक्साइड जो था ये सॉलिड में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, अगला उदाहरण, वियोजन अभिक्रिया का अगला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, यानी CaCO3, इसको हम गर्म करें, यानी इसको हम ऊष्मा दें, ऊष्मा दें, गर्म करें, हीट दें, तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, CO2 बनेगी। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने जब गर्म किया तो ये 2 उत्पादों बना दिए इसने। एक तो बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद में 2 उत्पाद बनाने की, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इस पे अभिक्रिया का प्रयोग सीमेंट निर्माण के अंदर आमतौर पे किया जाता है। ठीक, वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा उदाहरण हम मान सकते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद। मान लीजिए हम एक परखनली लें, एक टेस्ट ट्यूब लें, उसको एक होल्डर के अंदर हम पकड़ लें और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक थोड़ा सा लेड नाइट्रेट उसके अंदर हम डालें और उसको हम एक बर्नर के माध्यम से गर्म करें, तो क्या होता है? हम देखते हैं कि लेड नाइट्रेट कुछ उत्पाद बनाता है। कौन कौन से उत्पाद बना रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, इसका अभिक्रिया का हमने समीकरण लिख रहे हैं 2Pb NO3 यह है लेड नाइट्रेट। PbNO3 लेड नाइट्रेट का सूत्र है, और ये 2 जो लगाया है बैलेंस करने के हिसाब से लगाया हुआ है। 2PbO ये सॉलिड है, यानी लेड ऑक्साइड बनाया। PbO का मतलब है, Pb मतलब लेड, O यानी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनाया। 4NO2 प्लस O2। ठीक है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट जो है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है। एक तो लेड ऑक्साइड, एक बनाता है ऑक्सीजन, एक बनाता है NO2। ठीक है, क्योंकि सिंगल जो रिएक्टेंट था, सिंगल अभिकारक था, एकल अभिकारक था, ये गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक 3 उत्पाद बना रहा है, इसलिए इसको हमने बोला है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का चौथा उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश
पड़ने पर जो उत्पाद बनते हैं वो। अगर हम एक चाइना डिश लें, चाइना डिश में एक बर्तन लें और उस बर्तन के अंदर सिल्वर क्लोराइड को डाल दें, रख दें, और इस बर्तन को हम सूर्य के प्रकाश के अंदर, सनलाइट के अंदर रख दें, तो हम देखते हैं कि सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है, दो उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हमने लिया AgCl, इसको हमने लिया और इसको प्रकाश की उपस्थिति में हमने रख दिया, प्रकाश लिख दिया यहाँ पर हमने, प्रकाश। तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हुए, एक तो सिल्वर Ag, दूसरा हुआ क्लोराइड Cl2। ये अनबैलेंस, नॉन बैलेंस इक्वेशन है, असंतुलित समीकरण है। संतुलित करने के लिए इसमें हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया हमने, इधर 2 लगा दिया और इसको 2AgCl, इधर प्रकाश लिख दिया। संतुलित समीकरण लिख रहे हैं अब हम इसका, 2Ag प्लस Cl2। अगर हम इसमें इसके भौतिक दशाओं को भी बताना चाहें तो हम बता सकते हैं। Cl2 गैस है, क्लोराइड गैस है, तो Cl2 के आगे यहाँ पे G लगा दिया हमने। और ये जो सिल्वर है ये सॉलिड है, तो इसके आगे हम S, सॉलिड का S लिख सकते हैं। और AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो था ये भी सॉलिड था, तो यहाँ पे भी हम S लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक है, ये हो गई हमारी चौथा उदाहरण। अब हम दो उदाहरण और लेंगे। वियोजन अभिक्रिया का पांचवा उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश डालने पर बनने वाले उत्पाद। यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड लें, सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है Ag, ब्रोमाइड का Br, ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को लें हम, ये सॉलिड होता है, और इसके ऊपर हम प्रकाश डालें, तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है। एक तो सिल्वर यानी Ag, और दूसरा बनाता है ब्रोमाइड Br2। ठीक है, इस समीकरण को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करते हुए हम लिख सकते हैं इसको 2AgBr, सॉलिड का चिन्ह, ये प्रकाश लिख दिए हैं कि वैसे कैसे समीकरणों को संतुलित करके लिख रहे हैं। अब हम 2Ag प्लस Br, ठीक, यानी सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश डालने पर हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो सिल्वर और दूसरा ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश डाल करके सिल्वर और ब्रोमाइड में जो विभाजन की जो ये तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का छठा उदाहरण है हमारा जल के विद्युत अपघटन से बने उत्पाद, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं वो। अब इलेक्ट्रोलिसिस या जल का विद्युत अपघटन, ये क्या होता है? विद्युत अपघटन करने के लिए हमें एक संरचना, एक उपकरण की व्यवस्था करनी होती है। उपकरण किस तरह का होता है? जैसे मान लीजिए हम एक प्लास्टिक का मग ले लें, प्लास्टिक का मग ले सकते हैं। उस मग के अंदर हम क्या करते हैं, दो छेद बना लेंगे नीचे की तरफ, और उन दोनों छेदों के अंदर हम ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और ये जो छेद बनाए थे हमने, इन छेदों को ढंग से हम बंद कर देते हैं पूरी तरह से, ताकि कोई लीकेज ना रहे। रबड़ स्टॉपर इसमें लगा देते हैं हम। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस मग के अंदर पानी भर देते हैं, पानी डाल देते हैं,
पानी डालने इतना डालना है जितना कि ये इलेक्ट्रोड्स जो हमने बनाए थे ग्रेफाइट के, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं पानी में डूब जाने चाहिए। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमें क्या करना है, एक बैटरी से जोड़ देना है और बीच में एक स्विच लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड थे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर पानी से भरी हुई, कुछ पानी से आधी भरी हुई जो वो हैं टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं, परख नलियाँ जो होती हैं, इनको हम उल्टा, परख नली को उल्टा करके और दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम उल्टा रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, बैटरी जो है उसको ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं और उसको काफ़ी देर तक ऑन करके छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद में हम क्या देखते हैं कि दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, जो दोनों जो परख नलियाँ हैं, इन परख नलियों में क्या होता है, पानी कुछ विस्थापित होता है और ऊपर कुछ खाली हो जाती है। ठीक है, अब एक खास बात इसमें ये होती है कि एक जो परख नली होती है जो कैथोड की तरफ होती है, वो जो है परख नली जो होती है वो ज़्यादा खाली होती है, डबल दुगनी खाली होती है, और पहली जो है पहली की अपेक्षा दुगनी खाली हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि पानी जो है विस्थापित क्यों हुआ, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जरूर इसके अंदर कोई न कोई गैस पैदा हुई है विद्युत अपघटन के बाद में, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में। अब ये गैस कौन सी हुई है, इनकी चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कैथोड वाली जो परख नली है उसके अंदर क्या है, जिसमें दुगना विस्थापन हुआ था, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, और जिसके अंदर उसका आधा विस्थापन हुआ था उसके अंदर कौन सी गैस है, उसके अंदर गैस है हाइड्रोजन। यानी कुल मिलाकर के अगर हम जल के विद्युत अपघटन की बात करें तो जल के विद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रोलिसिस से H2O, जल के विद्युत अपघटन से हमें, इसके अंदर हमने विद्युत डाला, विद्युत यानी हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो H2 और दूसरा है O। H2 और O दो भागों में बढ़ जाता है, यानी हाइड्रोजन के दो अणु प्राप्त होते हैं, दुगनी गैस हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है, और ऑक्सीजन हमें उसकी आधी प्राप्त होती है। एक अणु हमें ऑक्सीजन का प्राप्त होता है और दो अणु हाइड्रोजन के प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी जल के विद्युत अपघटन से बने जो दो उत्पाद बने, सिंगल प्रोडक्ट था जल, इससे दो या दो से अधिक उत्पाद बन गए, दो उत्पाद बन गए, इसलिए इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया पर, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यानी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके यौगिक यानी कंपाउंड में से विस्थापित कर दे, यानी डिस्प्लेस कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे ए रिएक्शन in which an element displaces another element from its compound is called displacement reaction। यानी कुल मिला के बात यह है कि हम यहाँ पर एक ऐसी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, दूसरे तत्व का जो यौगिक है उससे विस्थापित कर देता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला उदाहरण है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर कील का भूरे रंग का हो जाना। इस उदाहरण के लिए हम कुछ उपकरण सेट करते हैं।
हम क्या करते हैं, दो परखनलियाँ लेते हैं ए और बी। इन दोनों परखनलियों के अंदर कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 कीले और लेते हैं और इन कीलों को ढंग से रगड़ करके हम साफ कर लेते हैं, नई कीले लेते हैं बिल्कुल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन 3 में से 2 कीलों को हम बांध के एक धागे से बांध देते हैं और बांध करके जो बी, नंबर बी वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, जो परख नली है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, उसके अंदर हम लटका देते हैं। लटकाने के बाद में इसको 20 मिनट तक हम लटकी रहने देते हैं। 20 मिनट के बाद में हम इन दोनों कीलों को बाहर निकाल लेते हैं और 2 बातें करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कीलों के रंग की, और जो एक कील जो थी हमारी, तीसरी जो कील थी, उस कील के रंग की हम तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि जो 2 कीलें हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में लटका रखी थी, उनका जो कलर है वो भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि परख नलियों की अगर हम बात करें, तो दोनों परख नलियों की हम बात करें तो ए और बी, ए परख नली तो वो है जिसके अंदर हमने कोई भी कील नहीं लटकाई थी, और बी वो है जिसके अंदर हमने दोनों कीलों को लटकाया था। तो जिनमें हमने दोनों कीलों को लटकाया था, हम देखते हैं कि उस परख नली के अंदर जो विलयन भरा हुआ है, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसका जो रंग है वो हल्का हो गया है। जबकि परख नली ए के अंदर जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो पहले की तरह ही बना हुआ है, नीला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस जो कील है, जो 2 कीलें हमने लटकाई थी, उसके अंदर जो भूरे रंग की जो परत चढ़ी है, उसका कारण क्या है, ये इसके अंदर जो कॉपर जो था वो विस्थापित हो गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर जो था वो विस्थापित होकर के कील के ऊपर चिपक गया है, यानी विस्थापित हो गया। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या कहती है? विस्थापन अभिक्रिया यही कहती है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। यानी यौगिक क्या है यहाँ पर? यौगिक है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन तो है यौगिक, जो हमने प्रथम डाल रखा है। तत्व कौन कौन से हैं? तत्व है ये फेरस। ठीक है। यानी तत्व कौन सा है? फेरस। यौगिक कौन सा था? कॉपर सल्फेट CuSO4। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? फेरस जो है क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यानी क्या कर देता है, एक तो बनाएगा फेरस सल्फेट बना दिया, FeSO4 फेरस सल्फेट बना दिया, और कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है। इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। 2 उदाहरण और ले रहे हैं हम। एक तो ये है जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में जो अभिक्रिया है, वो भी विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे होती है? Zn जिंक जो कि सॉलिड है, जब इसको कॉपर सल्फेट से हम करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, CuSO4 जो कि जलीय विलयन होता है, AQ, इससे हमने प्रदर्शित कर दिया इसको। अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या होता है, ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये बन जाता है जिंक सल्फेट। AQ हमने इसलिए लिखा है कि जलीय विलयन के रूप में रहता है ये। और कॉपर विस्थापित हो जाता है, Cu, कॉपर जो है सॉलिड, ये विस्थापित हो जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसी तरह से लेड की
कॉपर क्लोराइड के साथ में जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? ये है लेड Pb, लेड को हम लिखते हैं Pb से, ये सॉलिड होता है, इसको हमने कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। कॉपर Cu इसका चिन्ह होता है कॉपर का, क्लोराइड का होता है Cl2, तो कॉपर क्लोराइड, इससे हमने अभिक्रिया कराई। ये जलीय विलयन था इसलिए क्यों लिख दिया। तो क्या होता है, लेड क्लोराइड बन जाता है पहले तो Pb और Cl2, लेड क्लोराइड बन जाता है, और कॉपर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है, कॉपर निकल जाता है अलग से। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या, ये हमने 3 उदाहरण दिए।